यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12वीं के गणित का पेपर कोड 324 FA सेट 4 और इस सेट के कई पार्ट हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक के सभी खंड को हल किया। दूसरे वाले पार्ट में सवाल नंबर 4 के पूरे खंड को और तीसरे पार्ट में सवाल नंबर 5 के पूरे खंड को हमने हल किया है। आज का जो पार्ट है, इस पार्ट में हम सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो सवाल दिया है सवाल नंबर 6 का पहला खंड है, रेखाओं x + 3y - 3 = y - 1/1 = z - 5/5 और दूसरा समीकरण है x + 1/-1 y - 2/2 और x - 5/5 के बीच का कोण ज्ञात करो। 5 अंक का ये सवाल है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है सवाल नंबर 6 का पहला खंड। सवाल में दिया हुआ है पहला जो समीकरण है x + 3y - 3 इक्वल है y - 1/1 z - 5/5। ये पहला समीकरण है। तो इसमें जो ये वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को मिला करके हम एक समीकरण बनाएंगे जिसको हम a नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे -3i कैप + 1j कैप यानी केवल j कैप + 5k कैप। इसको हम वेक्टर a कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है वह है x + 1y - 1 इक्वल है y - 2/2 और z - 5/5। तो बीच का कोण निकालने के लिए केवल ये नीचे वाले नंबरों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम इससे जो वेक्टर बनाएंगे उसको हम b वेक्टर नाम देंगे। तो होगा -i कैप 2j कैप और 5k कैप। ये हो गया a वेक्टर और b वेक्टर। अब जो बीच का कोण होता है उसका सूत्र होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a डॉट b, तो a का b में गुणा कराना, यानी -3 का गुणा -1 में होगा तो 3 आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। और नीचे a वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25। और दूसरे में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। तो ये वैल्यू हो जाएगा 25 × 2 = 27, 33, 25 × 4 = 29, 31 ये हो गया। और 9 × 1 = 10, 25, 35। तो ये हो गया 35 और 30। तो इसको 6 × 5 बना सकते हैं, इसको 7 × 5। तो 1 5 बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/5 करड़ी में 42। और इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 6 करड़ी में 42। अब चाहे इसको उत्तर लिख दो या फिर इसको आसान करने के लिए करड़ी 42 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 6 करड़ी में 42 और नीचे करड़ी 42 होगा तो केवल 42। तो 6 × 7 = 42, यानी एक जवाब आप ये भी लिख सकते हो और एक जवाब आप ये भी लिख सकते हो। 6 को लिख सकते हैं करड़ी में 36 और 42 तो करड़ी में पहले से था, यानी करड़ी में 6/7।
तो थीटा का मान cos इनवर्स करड़ी में 6/7। आप ये चाहे जवाब लिख दो, या थीटा बराबर cos इनवर्स 6/42 इसे लिख दो, या थीटा बराबर cos इनवर्स करड़ी 42/7। इसमें से जो आप चाहें उसको आप जवाब लिख सकते हैं। तो यह है सवाल नंबर 5 के पहले खंड का जवाब। अब अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। अगला सवाल दिया हुआ यहाँ पे देखिए, एक थैला में 10 काली गेंद और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, लेकिन शर्त दिया है कि पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखा जाता। यानी जब आप दूसरा गेंद निकालोगे तो पहले गेंद को रखना नहीं है, यानी जो बाकी बचा है उसी में से निकालना है। तो मान लीजिए थैला में से एक गेंद निकालना संभाव्य है, मतलब निकालना संभव है। तो दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, ये सवाल लगाना है। तो यह है सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। सवाल में दिया है कि काली गेंदों की संख्या, तो लिख देते हो उसको, चाहे तो आप संकेत में लिख सकते हो। उसको हम लिख देते हैं NB, ऐसे लिख देते हैं ब्लैक बॉल। बी माने ब्लैक समझ लो, संकेत समझने के लिए चाहे ABCD में कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने उसको NB नाम दिया। और सफेद गेंदों की संख्या, उसको हम NW लिख देते हैं, व्हाइट कलर वाले। ये है 5। कुल गेंदों की संख्या, उसको हम NS नाम देते हैं, जो कि होगा 10 और 5 जोड़ के 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा है 2 गेंद निकालना है, लेकिन बारी बारी निकालना है, और कहा दोनों बार काला गेंद आना चाहिए। तो जब आप पहली बार निकालोगे तो कुल गेंद 15 है और 10 ही काली गेंद है। तो पहली बार में प्रथम बार काली गेंद की प्रायिकता, पहली बार में काली गेंद की जो प्रायिकता होगी उसको हम लिख देते हैं PB1। तो ये होगा 10/15। और दूसरी बार काली गेंद की प्रायिकता, उसको हम लिख देते हैं PB2। तो दूसरी बार जब आप काली गेंद निकालोगे तो एक जो आपने निकाल दिया उसे रखना नहीं है, तो टोटल गेंदें बची 14 ही, और काली गेंदें 9 बची, क्योंकि एक आपने निकाल ली। तो ये हो जाएगा 9/14। अब लिखेंगे दोनों बार सवाल में कहा दोनों गेंदें काली होनी चाहिए, तो दोनों बार काली गेंद की प्रायिकता वो होगा PB1 इंटू PB2, ये होगा। तो बराबर यहाँ पे 10/15 गुणे में 9/14। तो 9 10 90, चाहे ऐसे लगा लो या फिर क्या करो, इसको कैंसिल कर सकते हो। 3 3 9, 3 5 15, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 10/5, 5 दूनी 10, 2 7 14, यानी 3/7। तो इसका जो जवाब आया यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में, PB1 इंटू PB2 की वैल्यू 3/7। तो दोनों बार काली गेंद आने की प्रायिकता 3/7 होगी। यही इस सवाल का जवाब हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड।
सवाल में दिया हुआ है व्यवरोधों 4x + y ग्रेटर आर इक्वल 80 डिग्री नहीं सॉरी 80, x + 5y ग्रेटर आर इक्वल है 115 और उसके बाद 3x + 2y लेस आर इक्वल है 150। तो कहा x और y की वैल्यू जब 0 से बड़ी या बराबर है तो उस समय z बराबर दिया 5x + 3y का न्यूनतमीकरण, यानी सबसे कम मान कितना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन समीकरणों को लिख लेना है। समीकरण नंबर 6 का, ये सवाल नंबर 6 का है तीसरा खंड। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे 4x + y ग्रेटर आर इक्वल है 80। तो इससे जो समीकरण बनेगा उसको हम लिखेंगे 4x + 5 = 80, समीकरण नंबर 1। जो दूसरा है x + 5y ग्रेटर आर इक्वल 115। तो इससे जो बनेगा उसको हम लिखेंगे x + 5y = 115, क्योंकि बराबर भी है वो। तो ये है समीकरण नंबर 3। तीसरा 3x + 2y लेस आर इक्वल 150। तो यहाँ से 3x + 2y = 150, ये है समीकरण नंबर 3। अब इसमें जो z का मान है उसे भी हम लिख लेते हैं। z की वैल्यू 5x + 3y, यही अपना जो है मेन टारगेट यही है, इसी की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। अपने पास 3 समीकरण हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो लोगों को सॉल्व करना है और हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे 1 3 को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है, ये 2 है, इसको हम बना देते हैं। और 1 2 को सॉल्व करके साथ में 2 3 को सॉल्व करके तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो कैसे निकलेगा ये सॉल्व करने के लिए, आप देखो यहाँ पे जब हम 1 2 को सॉल्व करेंगे तो चाहे तो यहाँ पे गुणांक बराबर करने वाला हिसाब किताब कर लेते हैं। जैसे अगर हमें y का विलोपन करना तो हम इसमें 2 से गुणा कराएंगे, तो वहाँ से हम y का विलोपन करा सकते हैं। अगर x का कराना तो इसमें 3 से, इसमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा 8x धन 2y बराबर 160, ये पहला होगा। और 3x धन 2y बराबर 150, ये हमारा तीसरा है। तो घटाने के लिए ऋण ऋण ऋण, तो ये खत्म हो जाएगा। 5x, ये 5x बराबर बचेगा 10, यानी x की वैल्यू 2 होगी। तो जब x की वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ से, तो 2 चौक को 8, y का मान 72 आएगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 4 3 12, तो 150 में से ये x का मान 2 आया, तो 3 दूनी 6, 150 में से 6 घटाएंगे तो 144 आएगा, उसमें 2 से भाग करेंगे तो 72 आएगा। यानी y की वैल्यू हर हाल में 72 है। यानी ये दोनों समीकरण उस जगह पे मिलेंगे जहाँ पे x और y की ये वैल्यू है। अगला हम सॉल्व करते हैं 1 2 को। तो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए देखो हम x को बराबर कर लेते हैं या फिर y को, दोनों कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे x को बराबर करते हैं 1 और 2 के लिए, या फिर y को करते हैं तो समीकरण 1 गुणे 5 करना पड़ेगा। एक समीकरण में 5 से गुणा करेंगे तो ये y के गुणांक के जैसा हो जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20x, 5y और ये हो जाएगा 400, ये पहला है। और x धन 5y बराबर 115, ये दूसरा है। घटा देंगे ऋण ऋण ऋण, ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया 19x। और इधर बचेगा 285।
तो अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आएगा 285/19। 19 सेकंड में 19, 9 28, 19 पचे 95। तो x का मान आ गया 15। अब x का मान अगर हम 15 रखेंगे तो दूसरी तरफ जाके 100 हो जाएगा, तो y का मान बचेगा केवल 20। ये हो गया 1 2 को सॉल्व करने के बाद। अब एक है 2 3 को सॉल्व करना है। तो 2 3 को सॉल्व करने के लिए आप देखो, हम यहाँ पे केवल x का गुणांक बराबर करेंगे, y का करेंगे तो ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो 2 3 के लिए हम समीकरण नंबर 2 में हम 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x + 15y बराबर 345। और 3 नंबर यहाँ पे है 3x + 2y = 150। ये है 2 और ये है 3। इसको घटाते हैं, ऋण ऋण ऋण, तो घटाएंगे जब तो 15 में से 2 घटाएंगे 13 बचेगा। और यहाँ पे 5, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो y का मान आएगा 195/13, यानी y का मान 15। तो x का मान कितना आएगा, जब y की जगह 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30, इस तरफ घट के हो जाएगा 120, यानी x का मान आएगा 40। ये x की वैल्यू बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ बनाना है x और y को लेकर के। सबसे पहले यही करना, जितने समीकरण दिए होंगे सभी समीकरणों को आपको हल करके x और y का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो 1 और 3 को सॉल्व किया, तो समीकरण नंबर 1 को पहले बनाएंगे, जो कि है 4x + y बराबर 80। तो जहाँ पे हम x का मान 0 रखेंगे वहाँ पे y का मान 80 होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है x का मान 0 और y का मान 80। और उसके बाद जहाँ पे हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 20। ये कुछ ऐसे, ये हो गया y का मान 0 और x का मान 20। तो ये समीकरण बन गया। ये समीकरण हो गया। यहाँ पे निर्देशांक जो है वो है x का मान 0 और y का मान 80, और ये जो है y का मान 0 है और x का मान 20 है, यानी 20,0। ये है। और उसके बाद समीकरण नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। ये तीसरा समीकरण है, ये वाला। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y बराबर होगा 150, यानी y का मान आएगा 75। जब x का मान 0 तो y का मान 75, तो ये थोड़ा सा उससे नीचे रहेगा। और जब y की वैल्यू 0 करेंगे तो x का मान आएगा यहाँ पे 50, क्योंकि 0 रखेंगे तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 150, यानी 50। जब यहाँ पे y का मान 0 तो x का मान 50, यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो ये अगला वाला समीकरण है। इसका निर्देशांक कितना है, x का मान 0 है और y का मान है 75। और इसके लिए y का मान 0 है और x का मान है 50। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है, ये होगा 1 और 3 का सोल्यूशन। 1 का और 3 का जो सोल्यूशन है 2,72, ये है निर्देशांक 2,72। अब उसके बाद हम एक और समीकरण अपने पास बचा, उसको भी बना लेते हैं। वो ये है x + 5y। तो जहाँ x का मान 0 होगा वहाँ पे 5y का मान 115 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10
5 तियाँ 15 यानी 23। जहाँ x का मान 0 होगा वहाँ पे y का मान आएगा 23। तो यहाँ कहीं पे हम मान लेते हैं x का मान 0, y का मान 23। और जहाँ पे y का मान 0 होगा वहाँ पे x का मान 115 आएगा। तो यहाँ कहीं आगे हम मान लेते हैं कि जहाँ पे y का मान 0 वहाँ पे x का मान 115। तो हम इसको मिला देते हैं, इसको इस तरीके से। अब यहाँ पे मेन सवाल ये है हमारी लाइन नंबर 1। ये अभी जो हमने बनाया है ये है लाइन नंबर 2 और ये है लाइन नंबर 3। तो देखिए 1 3 को सॉल्व किए थे तो 2 72 आया था, और 3 2 को सॉल्व किए हैं जब, ये देखो 3 नंबर 2 नंबर को जब हमने सॉल्व किया है तो x का मान आया है 40, y का मान आया है 15। और ये वाली जो लाइन है 1 3, जब 1 3 को सॉल्व किए हैं यहाँ पे देखिए ये 1 3 सॉल्व हो गया, और ये है 1 और 2। तो 1 2 को सॉल्व होने पर x का मान 15, y का मान 20 है। ये वाला पॉइंट है 15, 20। ये सभी बिंदु के हमें निर्देशांक मिल गए। कैसे मिले हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि ये जितने भी थे सभी ग्रेटर देन थे, केवल एक लेस देन है, वो है समीकरण नंबर 3 लेस देन, यानी समीकरण नंबर 3 के नीचे की तरफ हमें कलर करना है ऐसे करके, और अभी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। समीकरण नंबर समीकरण नंबर ये 3x + 2y, तो कलर यहाँ पे करना था, सॉरी, ये समीकरण नंबर 3, इसके नीचे का पार्ट आपको लेना था, तो ये हमने कर दिया, ये करना था। और उसके बाद समीकरण नंबर जो 1 है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, समीकरण नंबर 1 जो है ये ग्रेटर देन का साइन है, तो जो ये पहली वाली लाइन है इसके ऊपर हमें कलर करना है, तो इसको हम काले कलर से दिखाते हैं। समीकरण नंबर 1 के ऊपर जाना है हमें, तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। और जो दूसरी वाली रेखा है, ये देखिए दूसरी वाली रेखा भी ग्रेटर की है, तो दूसरे वाले लाइन में भी हमें ऊपर की तरफ ही निशान लगाना है। तो ये है दूसरी वाली लाइन, ये नहीं करना था, ये गलत हो गया। दूसरी वाली लाइन पे भी आपको ऊपर की तरफ जाना, उसको हम नीले से दिखाते हैं, ये चीज। तो यहाँ पे आप देखोगे केवल इतना भाग ही कॉमन हुआ, तो इन्हीं तीनों पॉइंट को लेकर के आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक चार्ट बनाना होगा। इस चार्ट में x होगा, y होगा और z होगा। तो यहाँ पे 2 और 72 है, और यहाँ पे 15 और 20 है, और इस जगह पे 40 और 15 है, और z का मान है 5x - 3y। ये x, ये y और ये z का कॉलम। तो जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 3 रखेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 72 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 और 10 226, ये z का मान आएगा। और जब x का मान 15 रखेंगे तो 15 × 5 = 75, और y का मान 20 रखेंगे तो 20 × 3 = 60 और 75 135। और तीसरा वाला जो इसका पार्ट है, x का मान 5 रखेंगे, 40, तो 5 × 4 = 200, 15 × 3 = 45,
245। तो यहाँ पे न्यूनतम मान देखो 135 आया, यानी x बराबर 15 कामा y बराबर 20 पर न्यूनतम मान 135 है। और यही इस सवाल का जवाब होगा। किस तरीके से लगाया गया है यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो। सबसे पहले ग्रेटर और लेस के साइन को इग्नोर करके आपको उनका एक समीकरण बनाना है और समीकरण बना के उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। फिर इस तरह से आप समीकरणों का नाम लिख दोगे और उसके बाद वहाँ पे उनके कटान बिंदुओं पर आपको निर्देशांक खोजने हैं और ये देखना है कि ग्रेटर और या लेस देन कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है। उसके हिसाब से आप अलग अलग रंगों से बना सकते हो और जहाँ पे रंग कॉमन हो जाएंगे वही आपका समाधान होगा। तो यह सवाल नंबर 6 के तीसरे खंड का जवाब। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। सवाल देखिए 6 का चौथा खंड। सवाल नंबर 6 का चौथा खंड है, दर्शाइए कि सदिश 2i - j + k और i - 3j - 5k और 3i - 4j - 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष में, मतलब कोई एक कोण 90 होना चाहिए। तो a वेक्टर की वैल्यू है 2i - j + k, एक b वेक्टर है i कैप - 3j कैप और -5k कैप, और एक तीसरा सी वेक्टर है 3i कैप -4j कैप -4k कैप। ये है 3 वेक्टर, जो कि ये तीन के तीनों क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसको हम मान लेते हैं ये है OA वेक्टर, ये है OB वेक्टर और ये है OC वेक्टर। अब यहाँ से हम त्रिभुज की भुजा निकालेंगे AB वेक्टर, तो ये होगा OB - OA। तो B में से A घटाएंगे तो i - 2j, यानी केवल आएगा माइनस में i कैप, -3 - j यानी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 2j कैप, -5 - k यानी ये हो गया माइनस में 6k। अब हम निकालते हैं BC वेक्टर, जो कि होगा OC - OB, 3i - i यानी 2i कैप, -4j - 3k तो आएगा माइनस में j कैप, -4k - 5k तो आएगा यहाँ पे k कैप। उसके बाद निकालना है AC वेक्टर। तो AC वेक्टर निकालने के लिए लिखेंगे इसको OC - OA वेक्टर। तो C में से A घटाना है, 3 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो आएगा i कैप, -4j में से -j घटाएंगे तो आएगा माइनस में 3j कैप, -4 में से k घटाएंगे तो आएगा माइनस में 5k कैप। तो ये हो गया AB BC AC तीनों भुजाओं के नाम। अब हमें यहाँ पे किसी दो के बीच में कोण 90 मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें इनका डॉट गुणा करना होगा। जहाँ पे डॉट गुणनफल 0 होगा वो वेक्टर लंबवत होंगे। तो सबसे पहले AB BC चेक करते हैं। तो 2 × 2 ऋण 2 और ऋण 2 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 2 यानी धन, और 6 × 6 तो ये वैल्यू आई ऋण 6। अगला BC AC के बीच, तो 2 × 2 और 3 × 3 और 5 × 5 तो ये वैल्यू देखो 0 हो गया। अब कोई दूसरा 0 नहीं होना चाहिए, यानी AB डॉट AC भी हमें चेक करना है। AB AC तो 1 का गुणा 1 में करेंगे ऋण 1, ऋण 2 का गुणा ऋण 3 में धन 6 और 5 का गुणा 6 में 30, तो ये हो गया 35। तो यहाँ पे केवल एक ही है, तो लिखेंगे इसलिए BC वेक्टर लंब है AC वेक्टर पर। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, या दिए गए जो सदिश हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये सवाल जो है सवाल नंबर 6 के चौथे खंड का यहाँ पे पूरा का पूरा समाधान है।
और उसके बाद अगला सवाल दिखाते हैं, सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। ये सवाल है, दिया है x प्लस वाई डी वाई बराबर एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। कहा है x बराबर 1 और y बराबर 1 पर विशिष्ट हल बताओ। तो सवाल है x प्लस वाई डी वाई और x माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले हमें दोनों लोगों को दो तरफ कर देना है, डी वाई, और इसको लिखेंगे माइनस में x माइनस वाई डी एक्स, या इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। हम मान लेते हैं y बराबर वी एक्स। तो मालूम है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, वी को छोड़ के x का करेंगे तो 1 आएगा, और x छोड़ के v का करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स आएगा। तो हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y की जगह पर वी एक्स माइनस एक्स, यहाँ वी एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, v माइनस 1 बाई वी प्लस 1 होगा। या हम इसको लिख सकते हैं x डी वी बाई डी एक्स, v उस तरफ हो जाएगा तो लिखा जाएगा v माइनस 1 बाई वी प्लस 1 माइनस वी। या इसको लिख सकते हैं v माइनस 1, v से गुणा हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर माइनस में v बाई वी प्लस 1, तो v से v कट जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस 1। ये x डी वी बाई डी एक्स का मान होगा, यानी x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस 1, वी से वी कटने के बाद। अब x को x की तरफ और v को v की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस 1 बाई माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर 1 बटे एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं हम v प्लस 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और इस तरफ माइनस लगा देते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, इधर डी वी है, डी वी प्लस 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर माइनस में 1 बाई एक्स डी एक्स। अब हम दोनों तरफ का समाकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 प्लस वी स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं। जैसे हम इसको मान लेते हैं t, तो 1 प्लस वी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2v डी वी बराबर डी टी, यानी v डी वी की वैल्यू होगी 1 बाई 2 डी टी। तो ये जो लिखा v डी वी, इसकी वैल्यू होगी 1 बाई 2 डी टी, यानी ये लिखा हुआ है 1 बाई 2 टी डी टी, क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने t माना है और v डी वी की वैल्यू है 1 बाई 2 डी टी। अब हम समाकलन करेंगे सबका, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स डी एक्स। तो 1 बाई 2 डी टी का हो जाएगा log टी, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स v, और इसका हो जाएगा माइनस में log x प्लस कोई कांस्टेंट c। इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे लगाते हैं। तो ये सबसे नीचे वाली लाइन हमने यहाँ पे उतार के रख ली है। अब यहाँ पे देखो सवाल बन जाएगा 1 बाई 2 log t की जगह पे 1 प्लस वी स्क्वायर और tan इनवर्स
v इक्वल माइनस में log x प्लस में c। तो v की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे। अब v का मान था, यहाँ पे हमने y को माना था vx, तो v की वैल्यू होगी y बाई एक्स। तो ये लिखा 1/2 log 1 प्लस वाई बाई एक्स, यानी वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस log ये tan इनवर्स और v की जगह पे y बटे एक्स बराबर माइनस में log x प्लस c। अब यहाँ पे इस x को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा log एक्स। और इसको दूसरी तरफ कर देते हैं माइनस में tan इनवर्स y बटे एक्स प्लस c, या चाहे तो इसी तरफ रहने दे सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे, इसके ऊपर जो पावर है 1 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/2। तो 1/2 को आगे लगा देंगे, 2 वहीं छोड़ देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर। क्योंकि पावर आगे आएगा तो 2/2 यानी खत्म, माइनस में tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। अब दोनों के आगे 1/2 है तो अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि लघुगणक में प्लस का मतलब साइन हो जाता है, साइन यानी इसका मल्टीपल। 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस में tan इनवर्स वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में अब यहाँ पे tan इनवर्स को चाहे इधर ही रख लेते हैं, इक्वल हो गया c। यही इसका उत्तर होता, लेकिन कहा है x बराबर 1 और y बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 कामा y बराबर 1। तो x का मान जब 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, यानी हो जाएगा log 2 और प्लस में ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, यानी tan इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री की वैल्यू है। तो ये आएगा π/4 बराबर ये c का मान हो गया। और इसी c की जगह पे ये चीज रखेंगे, लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल c की जगह पे π/4 प्लस log 2 या log 2 प्लस π/4। ये होगा इस सवाल का जवाब। यहाँ एक चीज छूट गई, और ये देखिए ये छोटा 1/2 यहाँ आगे था, उसको हमने नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा इस जगह पे ये बनेगा 1/2 log 2, यानी यहाँ पे रहेगा 1/2 log 2। ये हो जाएगा इसका जवाब, और यहाँ पे भी 1/2 रहेगा। ये c की वैल्यू हो गई है और ये पूरा इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसका समाधान होगा। यहाँ पे एक चीज चूक हो गई थी। तो ये है सवाल नंबर 6 के 5वें खंड का जवाब। हम शुरू से आपको दिखा देते हैं, यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है, ये देखिए, और किस तरीके से लगाया गया है इसका अगला चरण यहाँ पे है। ये इसका पूरा का पूरा जवाब है। उसके बाद जो अगला सवाल शुरू होता है उसको देखिए। यहाँ पे वो अगला सवाल है, सवाल नंबर 7वें का पहला खंड। निम्नलिखित समीकरण एक दिया हुआ है, इसको आधी हुई विधि से हल करना है। 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल 5 है, और उसके बाद यहाँ पे x माइनस 2y प्लस z इक्वल -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल 3,
तो ये सवाल हमने पहले ही हल किया है, सवाल नंबर 7वें का पहला ही है, लेकिन वो है सेट नंबर 1। यहाँ पे आप सवाल मिला लीजिए। देखिए 7वें का दूसरा है 2x + 3y + 3z की वैल्यू 5, 2x + 3y + 3z, x - 2y + z की वैल्यू -4। तो ये सवाल पहले से ही हमने सॉल्व करके रखा है। सेट का नाम देखते हैं कौन है, ये सेट 1 है। इस सेट 1 को हमने पहले से सॉल्व कर दिया, तो जो भी सवाल रिपीट हो रहे हैं हम उन सवालों को छोड़ देंगे। तो आप पीछे के सेटों को इसलिए क्रमवार लगाते आइए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो ये सवाल हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि पीछे भी हमने इसको लगाया हुआ है। अगला जो सवाल दिया है 7वें का दूसरा खंड, ए की वैल्यू दिया है तो का एडजॉइंट ए निकालो और ए इनवर्स की वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 7वें का दूसरा खंड, इसमें ए की वैल्यू दी हुई है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। इसका एडजॉइंट बनाना है। तो एडजॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है उपसारणिक। उपसारणिक बनाने के लिए हमें इसके एक एक अवयवों को, ये इसका जो अवयव है, तो यहाँ पे एडजॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हम वो दूसरा इसका बनाएंगे जिसको हम शाखंडज बोलते हैं, उसे हमें बनाना होगा इसका। तो वो बनाने के लिए हम इसके A11 A12 A13 को लेकर के एक नई अवयव की संरचना करेंगे। तो वो संरचना करने के लिए सबसे पहले हम अलग अलग A11 A12 A13 निकाल लेते हैं। तो हम ये पहला टर्म उठाएंगे इसका, तो ये पंक्ति स्तंभ को गायब करेंगे, cos अल्फा का गुणा माइनस cos के साथ, तो माइनस में cos स्क्वायर अल्फा होगा, साइन का गुणा साइन के साथ माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस कॉमन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी ये हो गई -1। A12 निकालेंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 है, तो आपको इस 0 से तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए, केवल वो पंक्ति स्तंभ को आपको हटाना। तो ये चीज़ गायब, ये चीज़ गायब। अब 0 का गुणा इधर होगा, 0 का गुणा उधर होगा, यानी सब कुछ 0 हो जाएगा। उसके बाद A13 जब हम लेंगे तो ये गायब होंगे, यानी 0 0 का गुणा करके ये भी 0 हो जाएगा। अगला हो जाएगा A21, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये वाली पंक्ति गायब, ये स्तंभ गायब। तो 0 का गुणा इधर, 0 का गुणा इधर, यानी ये भी 0 हो गया। और उसके बाद A22, यहाँ पे पहुँच गए, ये पंक्ति ये स्तंभ गायब। तो 1 का गुणा माइनस cos अल्फा में होगा, तो आएगा माइनस में cos अल्फा। और A23 के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पहुँच गए, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब। 1 का गुणा साइन में होगा तो साइन अल्फा, यानी माइनस में साइन अल्फा। उसके बाद A31 यहाँ पे है हम, तो ये 0 होगा। A32 के आगे माइनस लगाना होगा, ये वाला स्तंभ गायब और ये वाली पंक्ति गायब। तो जब ये गायब हो जाएगा तो 1 का गुणा साइन अल्फा में साइन ही होगा, यानी माइनस में साइन अल्फा। और A33 यहाँ पे है हम, 1 का गुणा cos के साथ कराएंगे, हो जाएगा ये cos अल्फा। तो इसका जो ADJ होगा वो होगा ये जो हमने नए अवयव बनाए हैं, इस अवयव का परिवर्त। तो नया अवयव क्या बना, -1 0 0, और ये है 0 माइनस cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और फिर है 0 माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ये है इसका एडजॉइंट। अब इसका उल्टा कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो -1 0 0 होगा। इसको लिखेंगे तो यही हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू।
अब उसके बाद इसमें कहा है कि इसका ए इनवर्स भी निकालो। अब देखो इसमें चाहे तो हम सब में से माइनस को कॉमन लेंगे अगर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस कास अल्फा। यहीं पे एक जगह पे आप माइनस साइन लगा करके और बाकी चाहे तो सबको पॉजिटिव लिख सकते हो। और उसके बाद इसमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एडजॉइंट आपका निकल ही गया है, बस इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसमें 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा, यानी जो भी हुआ इसके आगे आपको माइनस लगा देना है, यानी -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा और यहाँ पे माइनस में साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। माइनस को अंदर पहुँचा देंगे तो हो जाएगा ये 1 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा माइनस में कास अल्फा। ये हो जाएगा इसका इनवर्स वैल्यू। तो ये है सवाल नंबर 7 का दूसरा खंड यहाँ से, और इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। अब उसके बाद जो सवाल नंबर 8 और 9 बच रहे हैं इनको हम आगे के पार्ट में हल करेंगे। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो कुछ बताया गया आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।